रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दें। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। अंधकार का शाप, रुद्राक्ष गांव का रहस्य। शरद पूर्णिमा की रात थी, जब चांद अपनी पूरी भव्यता के साथ आकाश में चमक रहा था। उसकी धुंधली दूधियां रोशनी दूर दराज की पहाड़ियों और घने जंगलों को एक रहस्यमयी आभा प्रदान कर रही थी। शहर की भागदौड़ से दूर इन पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन गांव बसा था, रुद्राक्ष गांव। यहाँ के लोग सदियों पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं में विश्वास रखते थे, और उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत हमेशा तैरती रहती थी। आकाश, 30 साल, एक युवा पुरातत्वविद, इस गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर के खंडहरों का अध्ययन करने आया था। उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे कुछ ऐसे शिलालेख मिलेंगे जो इतिहास के अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकें। वो शुरू में तर्कशील था और अलौकिक शक्तियों में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसके साथ उसका गाइड रामू काका, 50 साल, था, जो गांव का ही रहने वाला था और जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काका, ये गांव इतना शांत क्यों है? आकाश ने अपनी जीप से उतरते हुए पूछा। हवा में एक अजीब सी मिट्टी और नमी की गंध थी, और दूर से भेड़ियों के रोने की धीमी आवाज़ें आ रही थी। रामू काका ने गहरी सांस ली। बेटा, ये शांति नहीं, सन्नाटा है। यहाँ रात में कोई बाहर नहीं निकलता। सदियों से इस गाँव पर एक शाप है। शाप? कैसा शाप? आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या कोई भूत प्रेत की कहानी है? रामू काका ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में चेतावनी थी। भूत प्रेत नहीं बेटा, उनसे भी भयानक। यहाँ 2 अचीन प्राचीन जातियाँ रहती हैं, एक जो रात के अंधेरे में छुपकर शिकार करती है और दूसरी जो पूर्णिमा की रात को बदल जाती है। आकाश ने उनकी बात को मजाक समझा। आप पिशाचों और वेयरवॉल्फ की बात कर रहे हैं काका, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। कहानियाँ नहीं बेटा, सच, रामू काका ने कहा, और तुम अनजाने में इस सच के बीच आ गए हो। उन्होंने आकाश को गांव के एकमात्र गेस्ट हाउस में छोड़ा, जो एक पुरानी लकड़ी की इमारत थी। रात गहरा रही थी और गांव के घरों में धीरे धीरे रोशनी बुझने लगी थी। आकाश ने अपना सामान रखा और अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स बनाने लगा। उसे लगा कि रामू काका की बातें सिर्फ गाँव वालों का अंधविश्वास है। रात के लगभग 11 बजे आकाश को अपने कमरे की खिड़की से बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो, और फिर एक भयानक चीख। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। अगली सुबह गांव में दहशत फैल गई। एक चरवाहे का शव पास के जंगल में मिला। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी गर्दन पर 2 छोटे गहरे छेद थे। उसका सारा खून सूख चुका था। गाँव वाले डरे हुए थे। ये पिशाचों का काम है, एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा। वे फिर जाग गए हैं। आकाश ने शव को देखा। उसके वैज्ञानिक दिमाग ने तुरंत इसे किसी जानवर का हमला करार दिया, लेकिन गर्दन पर बने छेद उसे परेशान कर रहे थे। उसने रामू काका से बात की। काका, ये क्या हुआ? रामू काका ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना बेटा, वे आ गए हैं, अंधेरे के सम्राट के सेवक। अंधेरे के सम्राट? हाँ, सदियों पहले एक शक्तिशाली पिशाच, जिसे अंधेरे का सम्राट कहा जाता था, इस क्षेत्र में आया था। उसने गाँव वालों पर अत्याचार किए और उन्हें अपना शिकार बनाया। लेकिन फिर एक और शक्ति उभी, वनराज के नेतृत्व में वेयरवुल्फ। वे गांव के रक्षक थे। उन्होंने सम्राट से युद्ध किया और उसे एक प्राचीन शिव मंदिर के नीचे दफन कर दिया था। लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसकी शक्ति बढ़ती है और उसके सेवक बाहर आते हैं। आकाश को लगा कि ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा है, लेकिन शव और गांव वालों का डर उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने तय किया कि वो शिव मंदिर के खंडहरों में जाएगा, जहाँ अंधेरे के सम्राट को दफन किया गया था। उसे लगा कि शायद वहाँ उसे कुछ ऐसे शिलालेख मिलें जो इस कहानी की सच्चाई बता सकें। वो रामू काका के साथ मंदिर की ओर निकला। मंदिर के खंडहर घने जंगल के बीच थे और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल था। पेड़ों की डालियाँ इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुँच पाती थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचे, उन्हें जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, बड़े पंजे जैसे निशान जो किसी बड़े जानवर के थे।
ये वेयरवॉल्फ के निशान हैं, रामू काका ने फुसफुसाया। वे यहाँ पर आते हैं, शायद सम्राट पर नजर रखने। मंदिर के खंडहर भयानक लग रहे थे। टूटी हुई मूर्तियां, गिरे हुए खंबे और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। आकाश ने अपने उपकरण निकाले और तस्वीरें लेने लगा। उसे एक पुरानी टूटी हुई दीवार मिली जिस पर कुछ प्राचीन भाषा में शिलालेख थे। वो उन्हें पढ़ने लगा। शिलालेखों में अंधेरे के सम्राट और वनराज के बीच के प्राचीन युद्ध का वर्णन था। सम्राट एक शक्तिशाली पिशाच था जो अमरता और असीम शक्ति की तलाश में था। उसे एक प्राचीन ताबीज की तलाश थी जिसे कालचक्र कहा जाता था। ये ताबीज समय को नियंत्रित कर सकता था और पहनने वाले को अजेय बना सकता था। ताबीज को शिव मंदिर के नीचे कहीं छिपाया गया था। वेयरवॉल्फ, जो प्रकृति के संरक्षक थे, उन्होंने ताबीज को सम्राट के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए युद्ध किया था। अंत में वनराज ने सम्राट को ताबीज से दूर दफन कर दिया था, लेकिन ताबीज अभी भी कहीं मंदिर के नीचे छिपा हुआ था। आकाश को लगा कि ये सब सिर्फ एक मौखिक कथा है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ज़मीन के नीचे से फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान से सुना। आवाज़ बढ़ती जा रही थी और उसे लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आकाश, कालचक्र, मेरा। रामू काका ने आकाश का हाथ पकड़ा। चलो बेटा, यहाँ ठीक नहीं है, सम्राट जाग रहा है। वे तेजी से मंदिर से बाहर निकले। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, सूरज डूब रहा था। रात का अंधेरा तेजी से फैल रहा था। गांव में वापस आकर आकाश ने देखा कि गांव वाले अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं। दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। रामू काका ने उसे बताया कि आज पूर्णिमा की रात है। आज रात सबसे खतरनाक होती है बेटा। सम्राट की शक्ति अपने चरम पर होगी। आकाश ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। चांद पूरा चमक रहा था और उसकी रोशनी में जंगल और भी रहस्यमय लग रहा था। उसे लगा कि वो अब तक जिन कहानियों को अंधविश्वास मानता था, वे शायद सच थीं। रात के लगभग 1 बजे उसे बाहर से भयानक चीखें सुनाई दी। चीखें दिल दहला देने वाली थीं। उसे लगा जैसे कोई जानवर किसी इंसान पर आक्रमण कर रहा हो। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। अंधेरे में उसे कुछ आकृतियां दिखाई दी। वे तेजी से भाग रही थीं। कुछ आकृतियां लंबी और पतली थीं जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं, पिशाच। और कुछ आकृतियां बड़ी और भारी थीं जो 4 पैरों पर दौड़ रही थीं, वेयरवॉल्फ। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। पिशाच तेजी से आक्रमण कर रहे थे। उनकी गति अविश्वसनीय थी। वे अपने नुकीले दांतों से वेयरवॉल्फ को काट रहे थे। वेयरवॉल्फ भी कम नहीं थे। वे अपनी ताकतवर पंजों और दांतों से पिशाचों पर पलटवार कर रहे थे। खून की गंध हवा में फैल गई। आकाश डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो। तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे पर एक धीमी खरोंच की आवाज़ सुनाई दी। खरोंच बढ़ती जा रही थी और उसे लगा जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कौन है? आकाश ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। खरोंच और तेज हो गई। आकाश ने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक काला सा साया अंदर आ रहा है। साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर एक भयानक पिशाच उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। पिशाच आकाश की ओर बढ़ा। आकाश पीछे हटता गया जब तक कि वो दीवार से सट नहीं गया। कालचक्र कहाँ है? पिशाच ने एक गहरी कर्कश आवाज़ में पूछा। आकाश को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। पिशाच ने अपना हाथ आकाश की गर्दन की ओर बढ़ाया। आकाश को लगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की खिड़की टूट गई और एक विशाल वेयरवुल्फ अंदर कूद गया। वेयरवुल्फ ने तुरंत पिशाच पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। वेयरवुल्फ अपनी ताकतवर पंजों से पिशाच को मार रहा था और पिशाच अपनी गति से उसे चकमा दे रहा था। कमरे में फर्नीचर टूट रहा था और दीवारें हिल रही थीं। आकाश ने देखा कि वेयरवुल्फ के शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन वो लड़ता रहा। उसे लगा कि ये वेयरवुल्फ उसे बचाने आया है। लड़ाई के दौरान पिशाच ने वेयरवुल्फ को ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर हमला करने वाला था। आकाश ने बिना सोचे समझे अपनी मेज़ पर रखी एक प्राचीन शिव मूर्ति उठाई और पूरे बल से पिशाच के सिर पर दे मारी। पिशाच एक भयानक चीख के साथ ज़मीन पर गिरा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो धीरे धीरे राख में बदल गया। वेयरवुल्फ ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी जंगली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी समझदारी थी। उसने आकाश को एक इशारा किया, जैसे उसे अपने पीछे आने के लिए कह रहा हो। आकाश हिचकिचाया, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो वेयरवुल्फ के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकला। वेयरवुल्फ उसे गांव के बाहर जंगल की ओर ले गया, जहां पिशाचों और वेयरवुल्फ के बीच युद्ध जारी था। वेयरवुल्फ ने उसे एक घने पेड़ के पीछे ले गया, जहां रामू काका और कुछ और वेयरवुल्फ जो अपने मानव रूप में थे छिपे हुए थे। वनराज,
रामू काका ने वेयरवुल्फ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारे मुखिया हैं। आकाश ने वेयरवुल्फ की ओर देखा। वो अब अपने मानव रूप में बदल रहा था। एक लंबा, शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी आंखों में अभी भी जंगली चमक थी। यही वनराज था। वनराज ने आकाश की ओर देखा। तुमने हमारे एक सेवक को बचाया है। तुम कौन हो? आकाश ने उसे बताया कि वो एक पुरातत्वविद है और शिव मंदिर में काल चक्र के बारे में पता चला है। वनराज ने गहरी सांस ली। काल चक्र, वही ताबीज जिसके लिए सम्राट सदियों से भटक रहा है। अगर वो उसे मिल गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। हमें उसे रोकना होगा, आकाश ने कहा। मैंने पिशाच को मारते हुए देखा है। वे इंसानों के लिए खतरा हैं। रामू काका ने बताया कि अंधेरे के सम्राट की शक्ति आज रात सबसे ज़्यादा है और वो शिव मंदिर के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे रोकना होगा, वनराज ने कहा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आकाश को एक विचार आया। मैंने शिलालेखों में पढ़ा है कि काल चक्र को एक विशेष मंत्र से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम उसे सम्राट के हाथों में पड़ने से पहले ढूंढ लें और उसे नष्ट कर दें तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। वनराज ने आकाश की बात सुनी। तुम सही कहते हो, लेकिन मंदिर के नीचे जाना खतरनाक है। महासम्राट की सारी शक्ति केंद्रित है। मैं चलूंगा, आकाश ने कहा। मैंने ही उसे जगाया है तो मुझे ही उसे रोकना होगा। वनराज ने आकाश को एक प्राचीन तलवार दी। ये वेयरवुल्फ की तलवार है। ये तुम्हें कुछ सुरक्षा देगी। वे तीनों, आकाश, वनराज और रामू काका, तेजी से शिव मंदिर की ओर बढ़े। जंगल में अभी भी पिशाचों और वेयरवुल्फ के बीच लड़ाई जारी थी। जैसे ही वे मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचे, उन्हें जमीन से एक तेज कंपन महसूस हुआ। मंदिर की जमीन दरक रही थी और एक काली भयावह आभा जमीन से निकल रही थी। अंधेरे का सम्राट बाहर आ रहा था। हमें जल्दी करनी होगी, वनराज ने चिल्लाया। वे मंदिर के नीचे जाने वाले गुप्त मार्ग की ओर बढ़े जिसे आकाश ने शिलालेखों में पढ़ा था। मार्ग अंधेरा और संकरा था। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वे एक बड़े प्राचीन कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक वेदी थी और वेदी पर एक चमकता हुआ ताबीज रखा था। काल चक्र, ताबीज से एक काली भयावह ऊर्जा निकल रही थी। यही है काल चक्र, आकाश ने फुसफुसाया। तभी कक्ष में एक भयानक हंसी गूंजी। अंधेरे का सम्राट उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक लंबा पतला व्यक्ति था जिसकी स्किन नीली थी, आंखें लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि आकाश को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कीड़े? सम्राट ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते। सम्राट ने कालचक्र की ओर हाथ बढ़ाया। आकाश ने तुरंत तलवार उठाई और सम्राट पर हमला कर दिया। सम्राट तेजी से चकमा दिया। वनराज और रामू काका भी उस पर हमला करने लगे। एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। सम्राट अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली था। वो तीनों पर एक साथ हमला कर रहा था। आकाश ने अपनी पूरी शक्ति से तलवार चलाई, लेकिन सम्राट उसे आसानी से चकमा दे रहा था। तुम मुझे नहीं रोक सकते, सम्राट ने हंसते हुए कहा। मैं अमर हूँ। वनराज ने अपनी पूरी शक्ति से सम्राट पर हमला किया, लेकिन सम्राट ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। रामू काका मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन सम्राट उन पर भी हमला करने वाला था। आकाश को याद आया कि शिलालेखों में लिखा था कि काल चक्र को केवल वही नियंत्रित कर सकता है जो समय के चक्र को समझता हो। उसे लगा कि शायद ताबीज को नष्ट करने की बजाय उसे नियंत्रित करना होगा। उसने अपनी पूरी एकाग्रता से काल चक्र की ओर देखा। ताबीज से निकलने वाली ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने तलवार छोड़ी और अपने हाथों को ताबीज की ओर बढ़ाया। सम्राट ने देखा कि आकाश क्या कर रहा है। नहीं, काल चक्र मेरा है। सम्राट तेजी से आकाश की ओर बढ़ा, लेकिन आकाश ने अपनी पूरी शक्ति से ताबीज को छुआ। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि सम्राट को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी के बीच आकाश को लगा जैसे वो समय के चक्र में घूम रहा हो। उसने अतीत और भविष्य को एक साथ देखा। उसे सम्राट का दर्द, माया की पीड़ा और वेयरवुल्फ का संघर्ष सब कुछ महसूस हुआ। जब रोशनी कम हुई तो सम्राट जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। वो कमजोर पड़ गया था। कालचक्र अब चमक नहीं रहा था, बल्कि एक सामान्य पत्थर की तरह लग रहा था। तुमने क्या किया? सम्राट ने कमजोर आवाज में पूछा। आकाश ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें नियंत्रित नहीं किया सम्राट, मैंने तुम्हें मुक्ति दी है। कालचक्र ने तुम्हें समय के बंधन में बांध रखा था, अब तुम मुक्त हो। सम्राट की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखाई दी और फिर एक अजीब सी शांति। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। वनराज और रामू काका आकाश की ओर बढ़े।
तुमने उसे हरा दिया, वनराज ने कहा। नहीं, आकाश ने कहा, मैंने उसे मुक्ति दी है, और अब इस गांव को भी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें जंगल से होकर मंदिर के खंडेरों पर पड़ रही थीं। हवा में अब सड़ी हुई बदबू नहीं थी, बल्कि ताज़ी मिट्टी और फूलों की गंध आ रही थी। आकाश, वनराज और रामू काका मंदिर से बाहर निकले। गांव में शांति थी। गांव वाले अपने घरों से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरों पर अब डर नहीं बल्कि राहत थी। वनराज ने आकाश की ओर देखा। तुमने हमें एक नया जीवन दिया है आकाश। रुद्राक्ष गांव हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। आकाश ने मुस्कुराया। उसने अपनी पुरातत्वविद की जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन इस गांव ने उसे एक ऐसा सच दिखाया जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझा सकता था। उसने सीखा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ विश्वास और साहस से जीती जा सकती हैं। उसने कालचक्र को उठाया। वह अब सिर्फ एक सामान्य पत्थर था। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। ये एक ऐसी याद थी जो उसे हमेशा इस रात की याद दिलाएगी। एक रात जब उसने अंधकार के शाप को तोड़ा था और रुद्राक्ष गांव को शांति लौटाई थी। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।